गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। पीछे हमने 9th और 8th चैप्टर किया था, क्योंकि थोड़ा सा वो बेटा आसान थे और थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, इसलिए हमने वहाँ से शुरुआत की थी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के घटक या अंग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। या इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि के मुख्य या प्रमुख घटनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो डिस्कस करते हैं इसको। शारीरिक पुष्टि के विभिन्न घटक या अंग निम्नलिखित हैं। पहला है गति, स्पीड। गति से अभिप्राय मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है। गति यानी स्पीड, आपको ही पता होगा। कोई भी हम कार्य है, अगर हम स्पीड से करेंगे तो क्या होगा, जल्दी करेंगे। धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, लेट होगा। तो गति दूसरे शारीरिक योग्यता के अंग जैसे शक्ति और सहनशीलता से भिन्न है। यानी यह शक्ति और सहनशीलता इनसे अलग है। शक्ति तो एक प्रकार की ऊर्जा होगी और सहनशीलता होगी किसी भी कार्य को कार्य को तो नहीं, कार्य का जो होने की गति को लगा लीजिए, उसको सहन करना। यह नाड़ी प्रणाली के आधार पर है। गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी गति को, जो हमारे शरीर में नेचुरल गति है, हम उसका केवल 20% तक ही उसको बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि गति बहुत सारी बातों पर प्रभावित होती है। भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। यानी अलग अलग खेलों में अलग अलग तरह की गति देखने को मिलती है। सभी खेल तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होते हैं। यानी सभी में गति भी होती है और विस्फोटक, यानी जैसे वीरेंद्र सहवाग को विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है। और गति तो आपने समझ आएगी होगी, स्पीड होगी कि बड़ा स्पीड से खेलता है, बड़ी स्पीड से दौड़ता है, बड़ी स्पीड से बॉल को पकड़ता है। तो इस तरह से ये गति। इसका सेकंड जो हेडिंग है वो है बेटा शक्ति, स्ट्रेंथ। शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है शक्ति भी। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। यानी जो मांसपेशियां हमारे शरीर के लिए जो भी ऊर्जा उत्पन्न करती है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति को मापने के लिए डाउन और पाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बेटा 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी है कि शक्ति को किस तरह से मापा जाता है, पाउंड या डाइन में। शक्ति का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, स्थिर शक्ति तथा गतिशील शक्ति। एक स्थिर शक्ति होती है और एक गतिशील होती है। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह शक्ति खेलकूद में प्रयोग नहीं की जाती, परंतु वजन उठाने में इसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। यानी वजन उठाने के उसमें जो शक्ति लगाई जाती है वो स्थिर शक्ति है। गतिशील है,
आमतौर पर यह शक्ति खेलकूद में प्रयोग नहीं की जाती। खींचने वाली प्रक्रिया में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज को खींचना है या धकेलना है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये था हमारा बेटा शक्ति। तीसरा पॉइंट है सहनशीलता। सहनशीलता शक्ति के लिए की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह भी एक शक्ति की तरह ही महत्वपूर्ण घटक है। सहनशीलता एक प्रतिरोधक योग्यता है, प्रतिरोध जो थकावट के विरुद्ध है, यानी थकावट नहीं होती, सहनशीलता से कार्य किया जाता है। सामान्य शब्दों में यह खिलाड़ी की एक योग्यता है जिसके कारण खिलाड़ी बिना किसी थकावट से कार्य करता रहता है। सहनशीलता बेटा एक किस्म से ही लगा लीजिए कि बिल्कुल आराम से कार्य करें, जिसमें थकावट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जैसे थक गया तो उसमें ना तो गति होती और ना अधिक शक्ति लगानी होती। ये एक सहनशीलता है। सहनशीलता प्रत्येक खेल की अच्छी कुशलता में महत्वपूर्ण योगदान है। एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण या भार सहन करके अपनी कुशलता को बढ़ा सकता है, यानी उसके अंदर सहनशीलता है तो वो ज़्यादा भार भी अपने आप में उठा सकता है। कपूर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारी और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी जो हमारे विद्वान हुए हैं कपूर और पीटर, इन्होंने भी कहा है कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही आवश्यक है। इसमें ना क्रोध होता, ना अधिक शक्ति लगती, ना अधिक वो गति लगती, तो ये मनुष्य को एक स्वस्थ रूप में भी रखता है। नंबर 4 है पॉइंट लचीलापन या लचक या फ्लेक्सिबिलिटी। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है। यानी अगर शरीर में लचक है तो वो कार्य को अधिक देर तक कर सकता है। अधिक लचक वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, यानी उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गतिविधि करते हैं तो उसकी मांसपेशियों में कम तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण ऊर्जा या शक्ति से का बचाव होता है। यानी मांसपेशियों में कम तनाव होगा तो जो उसकी ऊर्जा है वो बची रहेगी और उसमें शक्ति का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है बेटा स्फूर्ति या चुस्ती। खिलाड़ी जब अपने शरीर तथा शरीर के किसी हिस्से में हवा में तेजी के साथ सही ढंग से अपनी दिशा को बदलता है उसे स्फूर्ति कहते हैं। यानी अपने शरीर को हवा के अंदर, यानी जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इस तरह के अपने शरीर को सही ढंग से उपयोग कर लेता है उसे स्फूर्ति कहा जाता है। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां भाग लेती हैं और बड़ी तेजी ठीक ढंग से तालमेल करती हैं। इसका को पूरा करने के लिए अनुभव, तकनीक और कौशल की आवश्यकता होती है। यानी अनुभव भी होना चाहिए, टेक्निक भी आनी चाहिए और पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करके उसके अंदर कुशलता भी होनी चाहिए।
यह विशेष तौर पर हर्डल, कुश्ती, ऊंची छलांग, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पॉइंट है बेटा तालमेल। शरीर अंगों में आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। मानवीय विकास, शक्ति तथा वृद्धि में तालमेल के बिना नहीं हो सकता, यानी तालमेल जरूरी है। जो मानव का विकास है, जो वृद्धि है, वो इसके बिना नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर के प्रत्येक अंग मिलकर कार्य करते हैं, यानी शरीर के सभी अंग ठीक होंगे तो वो सही ढंग से कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे कि हाथ पैरों का साथ दे रहे हो, पैर हाथों का साथ दे रहे हो। यदि मनुष्य के सारे अंग ठीक ढंग से कार्य करते हों परंतु दिमाग कार्य न करता हो तो बाकी शरीर के अंग बेकार हैं। यानी सारा हमारा सिस्टम बेटा किससे चलता है? माइंड से चलता है। लेकिन अगर वही ठीक नहीं होगा तो हम बाकी शरीर के अंग सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे। एक विशेष तौर पर इसलिए दिमाग, शरीर और स्थिति तालमेल की मांग करते हैं। तालमेल के बिना शारीरिक पुष्टि विकसित नहीं हो सकती, यानी तालमेल भी एक मेन घटक है। नंबर 7 है संतुलन। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को संतुलन कहते हैं। यह शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य एक टांग पर के बल पर कुछ समय तक खड़ा होने में सक्षम हो उसे संतुलन कहते हैं। यानी अपने शरीर का संतुलन, एक टांग पर खड़े होना और काफ़ी समय तक खड़े होना, इस प्रकार से जैसे शीर्षासन में खड़े होना, इसे संतुलन कहते हैं। ये आगे आ भी गया बेटा। हैंड स्टैंड और शीर्षासन ऐसी क्रियाएं हैं जो संतुलन का उदाहरण है, यानी इसमें शरीर का संतुलन जरूरी होता है और जो इसको कर लेता है वो सही प्रकार से संतुलन हो जाता है। शारीरिक शिक्षा में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो संतुलन के लिए काफ़ी लाभदायक है, यानी शारीरिक शिक्षा में बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो संतुलन बनाने में बहुत ही सहायक है, जो संतुलन के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। शारीरिक पुष्टि के लिए संतुलन का होना आवश्यक है, यानी जो शारीरिक पुष्टि में जितने भी ये बताए गए हैं इनके अंग या घटक ये हमने रिवाइज कर लिए। एक बार फिर बता देते हैं। गति, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, स्फूर्ति, तालमेल और संतुलन, ये 7 पॉइंट हैं। तो हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो मिलते हैं जब तक अगली क्लास में।